गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 18, जो कि एक साक्षात्कार है और जो लिया गया है हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी धनराज पिल्लई से। इस इंटरव्यू को लिया है विनीता पांडे ने। अब तक इसमें हमने पढ़ा अपने धनराज पिल्लई के बचपन के बारे में, उनकी स्कूल लाइफ के बारे में, विद्यार्थी जीवन के बारे में। अब पढ़ते हैं आगे। विनीता जी जो कि रिपोर्टर है, वे सवाल करती हैं धनराज जी से कि आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं, कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। धनराज पिल्लई हॉकी के बेहतरीन प्लेयर हैं। कई मैचों में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। इसके अलावा सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। लेकिन वे अपनी जो आक्रामक व्यवहार है उनका, कभी कभी बहुत ज़्यादा वे आक्रामक हो जाते हैं, लड़ने झगड़ने पे उतारू हो जाते हैं। तो उसके बारे में उनसे पूछ रही हैं विनीता जी कि आप इतने तुनक मिजाज यानी शॉर्ट टेम्पर या जल्दी गुस्सा आने वाले क्यों हैं, ऐसा क्यों है आपके साथ, और इतने आक्रामक क्यों हो जाते हैं कभी कभी आप। आगे, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा। तो धनराज जी जवाब देते हुए कहते हैं कि मेरे तुनक मिजाज होने का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं हमेशा से ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करता रहा। और मैंने अपनी माँ को बचपन से देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है, क्योंकि हमारी जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही कमज़ोर थी, बहुत ही ख़राब थी। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजहें हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ और बाद में कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। तो आगे धनराज जी कहते हैं कि एक तो यह कारण है कि बचपन में ही मैं अपने आप को असुरक्षित मानता था, और उसके अलावा कम पैसों में, आर्थिक तंगी में, आर्थिक जो स्थिति थी उसमें भी संघर्ष करना पड़ा। और इसका और भी कई वजह हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। लाग लपेट कहते हैं बात को घुमा फिरा कर करना। तो धनराज कहते हैं कि मैं बिना लाग लपेट वाले यानी बिना किसी बात को घुमाए सीधी बात करने वाला आदमी हूँ। जो भी मेरे मन में आता है मैं सीधे सीधे कह डालता हूँ। कोई भी घुमा फिराव करना या लोगों को भटकाना मैं नहीं करता, बल्कि सीधे सीधे जो भी मेरे मन में है वह कह देता हूँ। बाद में कई बार पछताना भी पड़ता है, क्योंकि गुस्सा है तो गुस्से को भी मैं सीधे सीधे बता देता हूँ और उसकी वजह से मुझे बाद में पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता और दूसरे लोगों को मुझे उकसाने में भी मज़ा आता है कि मुझे आगे करके कोई भी अपना काम निकलवाना, उसमें भी लोगों को मज़ा आता है। उकसाना यानी कि किसी काम के लिए प्रेरित करना, भड़काना, तो उसमें लोगों को मज़ा आता है। तो इस वजह से भी मैं अपना गुस्सा रोक नहीं पाता। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में भी कोई शर्म महसूस नहीं होती। तो धनराज बता रहे हैं कि उनके जो तुनक मिजाजी है या जो शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर है, उनका जल्दी गुस्सा आने वाला जो व्यवहार है, उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि बहुत सी कठिनाइयों का से मुझे जूझना पड़ा, यानी कि कठिन परिश्रम करना कहलाता है। जूझना पड़ा यानी कि बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ा मुझे बचपन से ही। इसकी वजह से मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ और साथ ही साथ मैं बहुत भावुक हूँ, जो अपने किसी को भी तकलीफ़ में नहीं देख सकता, चाहे वो मेरे मित्र हो, चाहे मेरे परिवार के सदस्य हो। इसीलिए मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की भी बहुत कद्र करता हूँ। और सबसे बड़ा, मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में भी शर्म महसूस नहीं होती। भले ही मुझे गुस्सा जल्दी आता है और गलती कर बैठता हूँ, गुस्सा कर लेता हूँ जल्दी, लेकिन फिर उसके बाद में मुझे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने में भी शर्म महसूस नहीं होती है। आगे, विनीता, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? विनीता जी पूछती हैं कि आपका परिवार आपके लिए क्या अहमियत रखता है, या कितनी अहमियत है आपके लिए अपने परिवार की। तो धनराज जवाब देते हैं
सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। तो अपने परिवार की उनके जीवन में क्या अहमियत है, वे बताते हुए कहते हैं धनराज कि सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली है। उन्होंने ही हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश भी की और मैं उनके सबसे नज़दीक भी हूँ। मैं बहुत करीब हूँ उनके। मैं चाहे कहीं भी रहूँ, चाहे भारत में चाहे विदेश में, लेकिन रोज़ रात को सोने से पहले अपनी माँ से बात ज़रूर करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की ही तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। तो आगे बताते हुए धनराज कहते हैं कि मुझे जो प्रसिद्धि मिली है उसको विनम्रता के साथ, यानी अपनी प्रसिद्धि को संभालना और वो भी विनम्रता के साथ में संभालने की सीख मुझे अपनी माँ से मिली है। और उसके अलावा परिवार में जो मेरी सबसे बड़ी भाभी है कविता, वह भी मेरे लिए माँ के समान है और मेरी प्रेरणा स्रोत रही है, यानी कि माँ और भाभी उनके लिए प्रेरणा स्रोत रही है। अगला क्वेश्चन पूछती है वनिता जी कि आपने सबसे पहले कृत्रिम घास, जिसे एस्ट्रोटर्फ कहते हैं, पर हॉकी कब खेली? उत्तर में धनराज कहते हैं कि मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों यानी नेशनल्स में भाग लेने के लिए 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सोमैया और जॉकविन कार्वाल्हो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे और जब वे मुझे बताने में लगे हुए थे मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। तो धनराज कहते हैं इस प्रश्न के जवाब में कि मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेल जो कि नेशनल्स है उसके कैंप के लिए मुझे बुलावा आया था, जो कि 1988 में दिल्ली में हुए थे। और वे इस बारे में बताते हुए कहते हैं कि मुझे याद है कि जब जो खेल की खिलाड़ी हैं दूसरे सोमैया और कार्वालो, वे उन्हें एक कोने में ले जाकर उस घास के बारे में खेलने की गुर यानी कि उसकी तरीके बता रहे थे कि इस घास पर किस तरह से खेला जाता है। और जब वे ऐसा बता रहे थे धनराज को, तब वो कहते हैं कि उस समय मैं उस झुक झुक कर उस घास को छूकर देख रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके, और उन्हें इस बात पर बहुत ही ताज्जुब हो रहा था। विश्वास करना उनके लिए मुश्किल था कि इतनी तरक्की हो चुकी है विज्ञान में, या विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो कृत्रिम घास भी उगा सकता है। अगला प्रश्न, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? विनीता जी अगला सवाल पूछ रही है धनराज से कि ये हर युवक का सपना होता है कि उसके पास अपनी कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? तो धनराज कहते हैं मेरी पहली कार एक सेकेंड हैंड अरमाडा थी जो मुझे मेरे पहले एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर ये कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। तो धनराज इस प्रश्न के जवाब में कह रहे हैं कि जो मेरी पहली कार थी वो सेकेंड हैंड, यानी कि पहले किसी के द्वारा प्रयोग में लाई गई थी, उसके बाद मैंने खरीदी या मेरे पास आई, वो अरमाडा नाम की कार थी। और ये भी कार उन्हें उनके एम्प्लॉयर यानी जिन्होंने उन्हें नियुक्ति दी थी कंपनी में या क्लब में, उन्होंने दी थी उन्हें धनराज को। और तब तक जब उन्हें ये कार मिली तब तक वे बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी, नामी खिलाड़ी यानी प्रसिद्धि पा चुके थे, प्रसिद्ध खिलाड़ी बन चुके थे। मगर ये ज़रूरी नहीं कि शोहरत यानी कि आपकी प्रसिद्धि के साथ में आपको पैसा भी मिले, यानी शोहरत पैसा लेकर आए। उस समय के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता था। आने जाने के लिए मैं लोकल ट्रेन का प्रयोग करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। टैक्सी में चढ़ना मतलब टैक्सी करके जाना, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो इतना किराया देने या पैसे देने की हैसियत या काबिलियत मुझ में नहीं थी उस समय। आगे वे कहते हैं मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्लई अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था? मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था।
धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसे भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में ख़रीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। तो धनराज आगे बता रहे हैं कि जब वे प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे, लेकिन तब भी वे सफ़र मुंबई की लोकल ट्रेन में ही करते थे। तो उस दिनों जब उनके पास उनकी पहली कार आई, उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि उन दिनों मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं टैक्सी से अलग से किराया देकर अलग जाऊं, अलग से अपने जो मैदान है वहाँ तक पहुँचूं। इसीलिए मुझे लोकल ट्रेनों में ही सफ़र करना पड़ता था। और ऐसे ही एक दिन के बारे में बता रहे हैं कि किसी फोटोग्राफर ने भीड़ भरे रेलवे स्टेशन पर उनकी फ़ोटो खींचकर और अखबार में छपवा दी और साथ में ये खबर दी कि हॉकी का सितारा जो पिल्ले है वो अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र कर रहा है। तो उसके बाद उस खबर को पढ़ने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि मैं एक बहुत ही मशहूर चेहरा बन चुका हूँ, यानी लोग मुझे जानने लगे हैं, इसलिए मुझे लोकल ट्रेन में सफ़र करने से बचना चाहिए, मुझे इसे अवॉइड करना चाहिए, लोकल ट्रेन में सफ़र नहीं करना चाहिए। लेकिन पैसों की कमी की वजह से उनके पास कोई और चारा भी नहीं था, कोई ऑप्शन भी नहीं था। वे अपनी कमाई के बारे में बता रहे कि मैं जो भी कमाता था थोड़ा बहुत, उसमें मुझे परिवार भी चलाना होता था। और धीरे धीरे पैसे जमा करके उन्होंने अपनी बहन की शादी भी की और माँ के पास, जो कि खिड़की पुणे में ही रहती थी, वहाँ भी उन्हें पैसे भेजना शुरू किया था। इसलिए अलग से किराया देकर टैक्सी से जाना उनके लिए मुश्किल था। आज उस दिन के बारे में, जब उनका इंटरव्यू हो रहा है, उस दिन के बारे में बता रहे हैं कि आज मेरे पास फोर्ड आइकन नाम की एक कार है, लेकिन वो किसी कंपनी ने मुझे नहीं दी, बल्कि मेहनत करके मैंने ही अपनी मेहनत की कमाई, गाड़ी कमाई यानी मेहनत की कमाई से खरीदी है उसे, जो कि 2000 में खरीदी। सन 2000 में उन्होंने फोर्ड आइकॉन खरीदी थी। कारपोरेट हाउस यानी कि जो प्रसिद्ध कंपनियां हैं, कारपोरेट कंपनी है, उसने नहीं गिफ्ट किया या उन्हें तोहफा नहीं दिया है, बल्कि मेहनत की खरीदी हुई कार है। अगला प्रश्न, विनीता, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? विनीता पूछना चाहती है कि आपने जो आप सफलता प्राप्त की है उसका आपके लिए क्या वैल्यू, क्या महत्व है? क्योंकि हॉकी ने आपको इतना कुछ दिया, आपने बहुत मेहनत की है, हॉकी में इतने गोल बनाए हैं, इतनी बार जो भारत से जिताया है हॉकी में, इसके बदले आपको क्या मिला है? तो धनराज उत्तर देते हैं कि कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार की आर्थिक तंगी दूर करना और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1964 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा ज़रूर है पर हम सबके लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। तो सफलता प्राप्त करने या सफलता का जो महत्व है उसके बारे में धनराज पिल्ले कह रहे हैं कि मुझे कुछ रुपए इनाम में मिले भी थे, मगर आज के समय में खिलाड़ियों को जितना इनाम मिलता है उसके मुकाबले में वो कुछ भी नहीं था, बहुत कम मेहनताना मिलता था खिलाड़ियों को। तो और सबसे बड़ा उनकी पहली जिम्मेदारी थी अपने परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करना, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी यानी अपने परिवार को आर्थिक तंगी को दूर करके और बहुत एक अच्छी ज़िंदगी देना, बेहतर ज़िंदगी देना उनका पहला फ़र्ज़ था, पहली जिम्मेदारी थी। आगे भी बता रहे हैं कि विदेश में जाकर खेलने से जो उन्हें कमाई हुई, जो पैसे मिले, उससे उन्होंने 1964 में पुणे में भाऊ पाटिल रोड पर एक 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा, जो कि छोटा तो ज़रूर है पर उनके परिवार के लिए काफ़ी है। और 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें पवई में एक फ्लैट दिया और वह इतना अच्छा है कि उसे शायद अपने जीवन में वे कभी खरीद नहीं पाते। तब तक इतनी हैसियत नहीं थी या इतने वे काबिल नहीं थे कि उस जैसे घर को खरीद पाते। आगे, विनीता, सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? सेलिब्रिटीज़ कहते हैं प्रसिद्ध व्यक्तियों को। तो विनीता जी पूछना चाह रही कि आप जब इतने प्रसिद्ध हो गए हैं, इतनी प्रसिद्धि पाई है आपने और आपको कई इनाम मिल चुके हैं, सम्मान मिल चुके हैं, तो एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं आप भी और
जो अन्य प्रसिद्ध लोग हैं उनके साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? जवाब में धनराज कहते हैं बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली है। तो जवाब में धनराज कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा लगता है सेलिब्रिटीज़ के साथ में मंच शेयर करना, मंच पे एक साथ बैठना। और सबसे पहले जब वे राष्ट्रपति से मिले, राष्ट्रपति पुरस्कार पाने के लिए तो उस समय उन्हें महसूस हुआ कि वे कितने खास हैं। और ये प्रसिद्धि उन्हें हॉकी की वजह से ही मिली है, जो भी प्रतिष्ठा उन्हें मिली है उस खेल की वजह से मिली है।